हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नैन्सी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के ऊपर है। इस वीडियो में हम धीरे धीरे हर एक चीज़ को समझेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमें इनकी नीड क्यों होती है, ठीक है, और ये हमारे लिए किस लिए ज़रूरी होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं यानी कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, और कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक ये होते हैं, और भारतीय संविधान के कौन से भाग में इन्हें रखा गया है, और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ से ले गए हैं भारतीय संविधान में। हम धीरे धीरे एक एक करके सभी चीज़ों को इस वीडियो में आज समझेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो आज की। मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताती हूँ। यदि बोलने की स्वतंत्रता छीन ली जाए तो शायद गूंगे और मौन हम उसी तरह संचालित होंगे जैसे भेड़ को बलि के लिए ले जा रहा हो। यानी कि मान लीजिए अगर आपसे कोई आपकी फ्रीडम छीन ले, आपको कोई बोले ना दिया जाए, आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका ही ना दे, या आपको मतलब बोलने ही ना दिया जाए, ऐसी स्वतंत्रता ही ना हो आपके पास कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें, ठीक है, तो आपको कैसा महसूस होगा? गूंगे गूंगे कि हम बोलने के बाद भी कुछ कुछ बोल नहीं पा रहे, तो कैसा लगेगा? बहुत ज़्यादा घुटन होगी ना। तो इसी वजह से हमें क्या है, बोलने के लिए भी एक फ्रीडम चाहिए होती है। तो ये अधिकार भी हमें मिला हुआ है, और हमें ये सारे अधिकार हमें इसलिए मिले हुए हैं ताकि हम अपना विकास कर सकें, ठीक है, अपने आप को ग्रो कर सकें। ये जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे विकास के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और ये भारत के प्रत्येक नागरिक को मिले हुए हैं। चलिए अब समझते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, तो मौलिक अधिकार पहले जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो फंडामेंटल राइट्स, और ये वीडियो बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी। फंडामेंटल राइट्स आर दीज राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर ऑल फंडामेंटल राइट्स वो फंडामेंटल राइट्स आर दीज राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर वेल बीइंग, यानी कि हर व्यक्ति के लिए ये आवश्यक होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ऑल्सो हेल्प देम टू डेवलप मोरालिटी, यानी कि नैतिकता को भी हमारे जो अंदर की नैतिकता है उसका विकास करते हैं। इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल, यानी कि बौद्धिक और आध्यात्मिक दोनों ही तरह का विकास हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर करने में सहायक होते हैं। Fundamental rights were added to Indian Constitution inspired by Bill of Rights of the United States of America, यानी कि जो फंडामेंटल राइट है, जो हमारे मौलिक अधिकार है, वो कहाँ से ले गए हैं? वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ले गए हैं, ठीक है। इसी के साथ दिस फंडामेंटल राइट्स इज़ इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार है, ये हमारे भारतीय संविधान में पार्ट 3 में रखे गए हैं, ठीक है। हाँ, और आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे हिंदी में मैं बता दूँ आपको, मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति की भलाई के लिए आवश्यक हो। ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये ना इंसान की भलाई के लिए है। अगर आपको बोलने की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की आपको आज़ादी होगी, तभी तो आप आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपकी क्या भी ज़रूरतें हैं, आप उसको समझा पाओगे, ठीक है। चलो, ये तो हो गई छोटी चीज़, लेकिन किसी बड़े स्तर पर अगर आप किसी जगह पर समझा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको पूरी स्वतंत्रता चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर पाओ कि आप चाहते क्या हो, आप क्या सोचते हो, ठीक है, आपकी इच्छाएं क्या हैं। तो ये इंसान की व्यक्तियों की भलाई के लिए होती है, और उन्हें नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में भी मदद करती हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ
राइट से प्रेरित होकर जोड़ा गया है। यानी कि वही बात है जैसे मैंने आपको अभी बताई थी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। इसका प्रावधान जो है हमारे मौलिक अधिकार का, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। और ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है। यानी कि जो भाग 3 है भारतीय संविधान के, उसमें मौलिक अधिकारों को रखा गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, यानी कि 12 से लेके 35 तक आर्टिकल मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार जो होते हैं वो 6 होते हैं। पहले 7 था लेकिन अब 6 है। ठीक है, अब 7 कौन सा था, यानी कि संपत्ति का अधिकार, वो हटा चुके हैं, वो अब नहीं है हमारे मौलिक अधिकार में, वो मूल अधिकार में नहीं आता है। अभी जो करंट में है वो हमारे 6 हैं। पहला है हमारा समता का अधिकार, यानी कि वही समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 23 से 24 तक है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हाँ, फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक है। फिर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि आर्टिकल 29 से 30 तक है। और फिर लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में। अब ये जो लास्ट वाला है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इस वीडियो में जब हम इस टॉपिक पर आएंगे ना, इस वाले अधिकार पर आएंगे, मैं तब आपको डिटेल में बताऊंगी कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। पता है आपको, जो मौलिक अधिकार है ना, उनकी जान जो माना गया है वो इसी अधिकार को माना गया है कि जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है ना, उन सबकी जान है ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं ट्रिक की बात कर रही थी कि ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगी आपको, तो अब चलिए वो ट्रिक भी जान लेते हैं कि वो ट्रिक क्या है। अच्छा, अब ये बताओ आप याद कैसे करोगे कि यार ये तो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक है, अब हम इसके नंबर कैसे याद करें कि समता के अधिकार में कौन से आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन से आर्टिकल है। तो चलो ये चीज़ भी मैं आपकी क्लियर कर देती हूँ। आप एक चीज़ याद रखना, 542421, बस आप इस चीज़ को याद रखना। जैसे कि हमारा पहले पहले कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक है। तो 542421, अब हमारा पहला कहाँ से था, 14 से 18 तक था हमारा जो समता का अधिकार है। तो अब आप 14 से लेके 5 तक गिनिए, यानी कि 14 से उसके बाद 5 तक गिनिए, जैसे कि 14, 15, 16, 17 और 18। तो यानी कि आ गया ना, 18 तक आ गया, यानी कि जो हमारा पहला जो अधिकार है, हमारा समानता का अधिकार है, वो 14 से 18 तक है। चलो ये तो बात हो गई है 5 की। अब हम 4 लगा के देखते हैं। अब हम 4 लगा के देखते हैं। तो जो दूसरा था हमारा वो कौन सा था, 19 से 22। अब हम 4 लगा के देखते हैं। तो 19 से हम 4 तक काउंट करेंगे, तो 19, 20, 21 और 22 आ गया ना वही। अगर हम 19, 20, 21, 22, यानी कि जो हमारा सेकेंड अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम, वो है 19 से 22 तक। ऐसे ही अगर आप जो मैंने अभी आपको नंबर बताया है वो लगाओगे तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कि पेज मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं आपको जो मेरी ट्रिक है वो मैं समझा पाऊँ, और मैं आशा करती हूँ कि आपको वो ट्रिक मेरी समझ भी आई होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में ना बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, और वादा है मेरा आपसे कि अगर आप आज इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देख लेते हैं, पूरा मन लगा के, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वीडियो को मतलब फंडामेंटल राइट्स को कभी भूल पाएंगे।
देखिए ये मैंने इंग्लिश में लिया है यहाँ पे, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, जो कि हमारा 14 से 18 आर्टिकल तक था। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं अगर हम। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा थर्ड, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, अभी हम सबको समझेंगे कि डिटेल में क्या है ये, इस अधिकार में किसके ऊपर बात की गई है, ये अधिकार क्या है, ये अधिकार क्यों ज़रूरी है। ठीक है, और हमारे पास जो अभी दो बचते हैं, ये है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स यानी कि जो हमारी संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हमें मिले हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पहला हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो आपके साथ, ठीक है, या किसी के भी साथ किसी भी तरह का भेदभाव होगा, ठीक है, चाहे वो उसके रंग के ऊपर हो, उसकी नस्ल के ऊपर हो, उसकी जाति के ऊपर हो, ठीक है, किसी भी तरह का ठीक है, किसी भी तरह का वो भेदभाव हो, तो क्या वो व्यक्ति अपने आप को डेवलप कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके अंदर ये बात आ जाएगी कि मेरे साथ भेदभाव होता है। तो इसी के लिए अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी दूसरे इंसान के साथ या कोई भी सरकार ही, कानून भी किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। कानून की नज़र में भारतीय नागरिक यानी कि भारत का जो भी व्यक्ति है, ठीक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज़ द राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। द टर्म राइट टू इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली यानी कि जो भारत के जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको एक समान ट्रीट किया जाएगा बिफोर द लॉ ऑफ द लैंड एंड एनी अनफेयर ट्रीटमेंट। उनके साथ किसी भी प्रकार का, चाहे वो कैसा भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्स, किसके बेसिस पर? देखिए जैसे कि कोई भी लिंग हो गया, कोई भी सेक्स हो गया, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, उनकी कास्ट के ऊपर या फिर उनके धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है, रिलीजन के अकॉर्डिंग, या प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे वो कहीं भी जन्मा हो, ठीक है, उसका सेक्स कुछ भी हो या फिर उसकी कास्ट कुछ भी हो, वो किसी भी रिलीजन से रिलेट करता हो, ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहीं पर ये चीज़ मैंने हिंदी में लिया, समानता का अधिकार क्या है। ठीक है, और अच्छे से समझ लीजिए। समानता का अधिकार शब्द का अर्थ है कि देश के कानूनों के सभी देश में कानूनों के सामने सभी नागरिक समान हैं, उनके साथ समान तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि देश में हर व्यक्ति, हर नागरिक एक समान है, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, जाति से हो, नस्ल से हो, धर्म या कहीं भी किसी भी स्थान पर जन्मा हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार यानी कि जो उचित ना हो, जो सही ना हो, ऐसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ आ रहा है? कि देखो यहाँ पे इसके हाथ में रस्सियाँ बंधी हुई थी, लेकिन फाइनली उसकी जो रस्सियाँ वो खुल चुकी है, यानी कि वो आज़ाद हो चुकी है। तो इसी के साथ समझ के चलिए कि हमारा जो नेक्स्ट है वो राइट टू फ्रीडम है। जो हमारा सेकेंड अधिकार है वो राइट टू फ्रीडम है, यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या समझेंगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि बोलने की आज़ादी, ठीक है। फ्रीडम ऑफ असेंबली, कोई भी हमारा संघ, ठीक है, कुछ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, अपना संघ बनाने की, ठीक है। ट्रैवलिंग ऑल ओवर द कंट्री इंडिपेंडेंसली, यानी कि हम स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, आज़ादी के साथ कहीं भी हम देश में घूम सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्वतंत्रता के अधिकार में ही सेटल हो सकते हैं हम कहीं भी देश में, ठीक है, किसी भी जगह। और लिविंग इन द वर्ल्ड कंट्री, यानी कि हम देश में कहीं भी जाके रह सकते हैं, वहाँ पे सेटल हो सकते हैं,
अब सेटल का मतलब यहाँ पे क्या है, हम कहीं भी जाके वहाँ पे रह सकते हैं। अब जैसे कि हमारा कोई भी काम है, ठीक है, हम वहाँ पे कोई काम कर सकते हैं। अब भाई देखो, रह रहे हो तो आपको कुछ आपकी पर्सनल नीड्स होती है, ठीक है, खाना पीना रहना, ऐसे कुछ आपकी पर्सनल नीड्स होती है, तो उनके लिए भी हमें अधिकार दिया गया है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ एनी ट्रेड एंड लिवलीहुड। यानी कि हम कहीं भी जाके अपना व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे अपना घर बसा सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता मिली हुई है। मान लो अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ बिहार साइड के लोग होते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी इनकम का सोर्स नहीं होता है, तो क्या करते हैं, वो दिल्ली आते रहने, ठीक है, दिल्ली में आते हैं, अपना घर बसाते हैं, अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पे वो काम की तलाश में आते हैं, काम करते हैं। तो इसमें यही चीज़ समझाई गई है। मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल दे के आपको इस फ्रीडम के बारे में बताया है, ठीक है। ये जो राइट है हमारा, फ्रीडम टू राइट, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे हम और अच्छे से समझते हैं डिटेल में। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि देखो, बोलने की आज़ादी है। जब आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाओगे, बता पाओगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। और मान लो आपसे कोई ये आज़ादी छीन ली जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? गूंगे की तरह महसूस होगा, है ना। ऐसा लगेगा जैसे हमारी जीभ ही नहीं है, किसी ने हमारी जीभ काट दी अगर हमसे कोई हमारी बोलने की आज़ादी छीन लेता है तो, ठीक है। सभा की आज़ादी यानी कि हम सभा बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है, कोई भी हमारी बात बतानी हो तो हम सभा क्रिएट कर सकते हैं, सभा बना सकते हैं। संघ बना सकते हैं, संघ बनाने की आज़ादी है हमें, ठीक है। फिर ये पूरे देश में आने जाने की आज़ादी, यानी कि पूरे देश में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना, लोग बाग घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो चलो अब उनका मन कर रहा है यार, घर में बोर हो रहे हैं, चलो वहाँ घूम के आ जाते हैं, चलो असम घूम के आ जाते हैं, चलो पंजाब घूम के आ जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारी एक फ्रीडम ही तो है। हम रहते कहीं और लेकिन हम दूर दूर तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ्रीडम ही है अपने आप को एक्सप्लोर करने की। एक्सप्लोर ही तो करते हैं हम, जा जा के जगह देखते हैं। और फिर पूरे देश में बसने की, रहने की आज़ादी, यानी कि हम अपने जो पूरे देश में कहीं भी जाकर बस सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप बिहार का एग्जांपल दिया है, और भी बहुत से लोग हैं जैसे कि जो लोग जहाँ पे अपनी जीविका को पूरा करने, अपनी जो पर्सनल नीड्स हैं उनको पूरा करने, छोटे छोटे गाँवों से बड़े बड़े शहरों में आते हैं, ठीक है, वो काम ढूंढते हैं, फिर वहीं पे आके क्या करते हैं, वो बस जाते हैं, फिर वो वही बस जाते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, कोई भी व्यापार और जीविका की आज़ादी, यानी कि हम कहीं भी जाके अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और चाहे तो पार्टनरशिप भी करते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग, आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपने कुछ ऐसी कंपनियों से कांटेक्ट कर लिया है जो दूसरे एरिया से है, ठीक है, दूसरी कंट्री से है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अपनी जीविका यानी कि अपनी जो पर्सनल नीड्स है, आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, खाना पीना रहना और भी जो भी आपकी है, उनको कंप्लीट करने के लिए ये अधिकार हमें दिया जाता है। ये और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, देखिए इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है, ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं ये, ठीक है, इनसे क्या मजदूरी कराई जा रही है, यानी कि इनका शोषण हो रहा है। शोषण का मतलब है किसी तरह का दबाव डालना, ठीक है, कोई अनुचित चीज़, यानी कि जो चीज़ उचित ना हो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भी बच्चे, इनके क्या है, इनके साथ भी शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं। आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, छोटे छोटे लोगों को लगा लेते हैं काम पे, और उनकी जितनी उनकी मेहनत होती है उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा भी नहीं देते हैं। तो एक तरह का ये भी शोषण होता है, जो कि नहीं होना चाहिए बट होता है आज भी। जैसे कि ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये ज़मींदार मान लीजिए, ज़मींदार है, ये अपने बच्चों को क्या कर रहा है, स्कूल भेज रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, गरीब किसान है, उसने क्या करा, उसके पास काम इतना ज़्यादा छोड़ दिया कि उसने अपने बेचारे बच्चे को भी अपने साथ काम में लगा दिया, स्कूल में नहीं भेज पाया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल ये जो है, ये 23 से 24 के आर्टिकल में है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग है हमारे समाज के, इंडियन सिटीज़न यानी कि जो भारतीय नागरिक है, हैव बीन गारंटीड द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन थ्रू आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी कि ये जो हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ये अधिकार हमें क्या बताता है, हमें इस चीज़ की गारंटी देता है कि जितने भी हमारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, कोई भी उन पे शोषण नहीं करेगा। ठीक है, ये इस चीज़ की गारंटी लेता है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इसकी। तो द फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोटेक्ट अ सिटीजन इन द कंट्री एंड मेक्स हिम फील सेफ एंड प्रोटेक्ट। ठीक है, जो यानी कि वही जो जो कमज़ोर वर्ग होता है, ठीक है, उनके लिए प्रोटेक्ट की तरह ही काम करता है, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है ये अधिकार जो है, ताकि वो फील कर सके कि हम सेफ़ हैं, प्रोटेक्ट हैं। ठीक है, और किसी भी तरह का उनके साथ कोई भी शोषण नहीं हो रहा है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है उनके साथ। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते, जैसे कि देखिए चाइल्ड लेबर है। आपने देखा होगा बहुत से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मील्स में लग जाते हैं, ठीक है, सॉरी माइंस में लग जाते हैं, फैक्ट्रीज में लग जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। किसी किसी से ना, किसी किसी फैक्ट्री से इतना हज़ार्डियस जो है स्मोक आता है, इतना ज़्यादा हज़ार्डियस धुआं आता है कि वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है, जबकि उनकी क्या एज क्या होती है, उनकी एज होती है पढ़ाई की, उनकी एज होती है स्टडी की, लेकिन उनको नहीं मिल पाती है अपॉर्चुनिटी, तो वो क्या करते हैं, छोटी छोटी ऐसी जगह पे काम करते हैं, उनको फोर्सफुली काम कराया जाता है। ठीक है, ताकि अपनी जीविका पूरी कर सके। जैसे कि आपने बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे क्या दिखा रहा है, आपको इनके ऊपर शोषण हो रहा है, दिख रहा है आपको। जो एज है इनकी, एज में इनकी पढ़ाई होनी चाहिए, इनको स्कूल जाना चाहिए, बट यहाँ पे इनकी क्या हो रहा है, ये सामान ढो रहे हैं, ठीक है, ईंट को उठा रहे हैं, जो कि गलत है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग जो 14 बच्चों की 14 तक एज है, 14 से छोटे बच्चे कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। बाल मजदूरी एक गैर कानूनी चीज़ है, ठीक है, जो कि अंडर 14 से जो ऊपर हो जाते हैं, यानी कि वो शायद कर भी सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन 14 या फिर 14 से कम वाले बच्चे जो होते हैं वो बाल मजदूरी में के उसमें आ जाते हैं, गैर कानूनी काम में। तो इसलिए नहीं, इसीलिए जो ज़्यादा लोग होते हैं वो बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा काम कराते हैं, मान लो छोटे बच्चों से वो काम कराते हैं, ठीक है, जो कि 14+ नहीं है, तो उन पर केस हो सकता है, उनके उनके ऊपर सुनवाई जो है वो हो सकती है। इस वजह से जो लोग हैं वो डरते हैं छोटे बच्चों से काम कराने में, बट ऐसा नहीं है, बहुत से लोग छुप छुप के काम कराते हैं इनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि इसी चीज़ को अब हम हिंदी में समझे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में समाज के कमज़ोर वर्ग की रक्षा के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार की प्रत्यभूमि प्रदान की गई है। यानी कि वही चीज़ है, जैसे कि देखिए मैंने अब आपको ऊपर बताई थी कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ये कमज़ोर वर्ग की रक्षा करने के लिए भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद, भारतीय नागरिकों को संविधान में कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, भारतीय संविधान के 23 से 24 के मध्य रखा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है कि जितने भी कमज़ोर वर्ग है उनकी रक्षा के लिए अधिकार बनाया गया है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं होगा। अब महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार देश में एक नागरिक की रक्षा करता है, ठीक है, ये चीज़ देखिए है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार हर इंसान का, हर इंडिविजुअल इंसान का ये बहुत ही ज़रूरी होता है, उसका डेवलपमेंट में, हर तरीके के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। अगर मान लो आपसे, चलो आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव किया जाए, मान लीजिए आपका रंग, ठीक है, कोई बच्चा गोरा है और कोई बच्चा काला है। अब क्या कर रहा है, कुछ लोग उस जो गोरा बच्चा है, ठीक है, उसके साथ अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, और कोई बच्चा जिसका रंग जो है वो डार्क है, उसके साथ जो है वो इतना अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, उसको देख भी नहीं रहे, उसकी बात भी नहीं सुनना चाह रहे, वो क्या कह रहे हैं। तो सोचिए कहीं क्या उस बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही मन में डर जाएगा, वो क्या कमज़ोर हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा कि नहीं, मेरा जो रंग है वो डार्क है, इस वजह से कोई मुझे सुनना नहीं चाहता है, कोई मेरे से दोस्ती नहीं करना चाहता है, कोई मुझे देखना नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी ना अपने आप को लेके।
है ना। वो अपने आप को ये सोचेगा कि मेरा रंग ऐसा है तो क्यों है, मतलब। जबकि नहीं, जबकि हर इंसान को अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए और साथ में दूसरों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये चीज़ नेचुरली होती है, ठीक है। रंग हमारे ऊपर नहीं होता है कि हम खुद अपने आप को गोरा कर लिया, कुछ भी है, ये चीज़ तो नेचुरली होती है। तो वही चीज़ है, हमारे लिए जो अधिकार है हमारे ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम अर्थात बच्चों को कारखानों और खानों आदि में नौकर रखते हैं। जैसे कि देखिए बहुत से होते हैं जो कि गलत है। जैसे कि आपने देखा है ना, वो क्या, जो खाने होती हैं, जो कोयला वगैरह की जो खाने होती हैं, या फिर जिसमें से सोना वगैरह, सॉरी, हीरे वगैरह की जो ये होती है खाने, वो बहुत ज़्यादा ना डेंजरस होती है। लेकिन क्या करते हैं, बच्चों को ना ऐसी कारखानों में लगा, ऐसी खानों में लगाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेकार होती है, डेंजरस होती हैं, बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होती है। तो एक तरह का निषेध है, वो गलत काम है, वो गैर कानूनी है, इसे नहीं कराना चाहिए। सॉरी। अच्छा, अब आपको इस पिक्चर को देख के क्या समझ आ रहा है? ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है और ये क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। ये जो है पंजाब धर्म से रिलेटेड है और ये हमारे मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। तो अब हम इसमें देखेंगे, आपको आई होप आपको समझ आ ही गया होगा कि अब हम किस अधिकार की बात करने वाले हैं। जी हाँ, अब हम धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि धर्म का अधिकार। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, पंजाबी है, ये क्रिश्चियन है, ये पंडित है, ये मुस्लिम है, ठीक है। ये जितने भी हमारे इस ये न्याय दे रखा है, हमारे भारतीय संविधान ने सभी को एक समान न्याय दिया है, एक समान रखा है कि सभी को अपने अपने धर्म के प्रति पूरी पूरी वो है, आपको आराधना करने की वो है, आज़ादी है। आप आराधना कर सकते हो, ठीक है। आप मंदिर जा सकते हो, आप मस्जिद जा सकते हो, आपको जैसे अच्छा लगता है अपने धर्म को मानना, आप वैसे अपने धर्म को प्रचार कर सकते हो, मान सकते हो। इस अधिकार में ये सब बताते हैं। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। The right to freedom of religion is a fundamental right in the Indian Constitution, Article 25 to 28. Guarantee the right to freedom of religion under the Constitution. Every Indian citizen has the right to peacefully practice and promote his religion. यानी कि जितने भी धर्म के व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको अपने धर्म से रिलेटेड, ठीक है, प्रचार करने का और अपने धर्म को मानने का पूरी आज़ादी के साथ, पूरी आज़ादी है कि अपने वो पूरी आज़ादी के साथ अपने धर्म को मान सकते हैं, शांतिपूर्वक अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक है, लोगों तक फैला सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं। जैसे कि बहुत से होते हैं ना, छोटे छोटे वो बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं अपने, जैसे संस्था बता दी जाती है, या कोई भी आप देखते हो कहीं भी कोई कार्यक्रम चलाया जा रहा होता है धर्म, जहाँ पे आप धर्म का प्रचार कर रहे होते हैं, तो मतलब हर धर्म के व्यक्तियों को, नागरिकों को, सिटीज़न को अपने धर्म का प्रचार करने की, पीसफुली फैलाने की पूरी पूरी आज़ादी है। फिर चाहे वो कोई भी धर्म हो, जैन धर्म हो, फिर चाहे वो जैन धर्म हो, ठीक है, बुद्धिज़्म हो, या फिर हिंदू हो, आपका मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जितने भी धर्म है सभी को अपने धर्म का प्रचार करने का, अपने धर्म को आज़ादी से मानने का, और जैसे भी धार्मिक जो फेस्टिवल्स आते हैं उनको मनाने का पूरी पूरी आज़ादी होती है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। जी हाँ, ये मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में रखा गया है। संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। यानी कि ये जो अधिकार है हमारा धर्म की स्वतंत्रता, यह ये गारंटी लेता है कि आपको पूरी पूरी फ्रीडम है अपने अधिकारों को मानने की, इसको प्रचार करने की। प्रत्येक नागरिक, भारतीय नागरिक को अपने धर्म की शांतिपूर्वक अभ्यास करने की और बढ़ावा देने की, बढ़ावा यानी कि वही प्रचार करने की पूरी अधिकार है, आज़ादी है। अब हम बात कर लेते हैं 5th अधिकार की, हमारे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि राइट्स रिलेटेड टू कल्चर एंड एजुकेशन। अब जो हमारे कुछ कल्चर होते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी पे हम क्या करते हैं, गणेश जी की
मूर्ति लाते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, ठीक है। और दुर्गा पूजा पे भी हम ऐसे कुछ डांस का प्रोग्राम करते हैं। दिवाली पे हम दिए जलाते हैं, ठीक है। भगवान श्री राम और उनकी लक्ष्मी जी की मूर्ति लाते हैं। और जैसे कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी ईद पे बहुत ज़्यादा जश्न मनाते हैं। जब उनकी ईद आती है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा सामान खरीदते हैं, बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ये सब हर धर्म में होता है, ठीक है। हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम प्रिय होता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जो शिक्षा संबंधी चीज़ें हैं उनकी भी बात करेंगे। चलिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एक्ट 29 to 30, ये आर्टिकल 29 से 30 तक है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। सिटीजन ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारतीय नागरिक है और चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति हो, उसको पूरा राइट है, अपना अधिकार है कि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, ठीक है। गवर्नमेंट इस चीज़ की गारंटी देता है कि आपको अपने जो धर्म है आपका, ठीक है, उसको बचाने की पूरी, उसको सेफ रखने की पूरी फ्रीडम है, आपको अधिकार है, आपको राइट है, आपको हक है, ठीक है। जो भी आपकी लैंग्वेज है, जैसे कि आप पंजाब साइड चले जाइए तो यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, दिल्ली से उनकी लैंग्वेज अलग होती है कि जैसे कि तुसी कित्थे जा रहे हो, इस तरह से वो बात करते हैं। तो उनकी अपनी पर्सनल लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। वहाँ पे क्या लैंग्वेज उनके यहाँ पंजाबी चलती है, पंजाबी भी चलती है, ठीक है। उनकी जो लिपि होती है, उनकी जो संस्कृति होती है, जिसकी संस्कृति में जैसे कि उनका डांस आ गया, भांगड़ा करता है, गिद्धा करता है, वो क्या उनकी संस्कृति का ही पार्ट है, ठीक है। तो ओके, गवर्नमेंट सिटीजन्स कैन नॉट डेनी एनी सिटीजन्स ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, caste or language in institute receiving financial aids from the state। यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो हमारी सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, जो भारत का नागरिक है, ऐसे मतलब कैन नॉट डेनी एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। और ऐसा नहीं है कि जो भी उनकी मान्यताएं हैं, उनका कल्चर है, उनको किसी पर्सनल धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, उसके लिए सभी समान होंगे, ठीक है। इसमें यही बात बताई गई है। These two articles protect the cultural and educational interest of religion and linguistic minorities। अच्छा, माइनॉरिटीज़ यानी कि जो अल्पसंख्यक है, यानी कि जो कम संख्या में लोग होते हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक उन्हें कहते हैं। ये जो दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स यानी कि 29 से 30 तक, जिसमें कि बात हम कौन सी कर रहे हैं, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट की। ये यहाँ पे जो ये दो आर्टिकल्स है वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो अपने कल्चर को यानी कि अपनी संस्कृति को, ठीक है। वहाँ की एजुकेशनल इंटरेस्ट, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जाती है। और आप अगर यहाँ पे थोड़ा मुस्लिम धर्म के साथ जाएं तो देखिए वहाँ पे क्या उर्दू, वहाँ पे उनकी क्या है, संस्कृति में क्या आ जाता है कि यहाँ पे उर्दू पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सबकी देखो अलग अलग लैंग्वेज होती है, उनकी लिपि भी अलग होती है, हर चीज़ अलग अलग अपने संस्कृति के अकॉर्डिंग होती है। यही चीज़ हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, भारत के नागरिकों या भारत के किसी भी हिस्से को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। सरकारी नागरिक राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर मना नहीं किया जाता। यानी कि भारत के जितने भी नागरिक है, ठीक है, वो भारत के चाहे किसी भी क्षेत्र में रहता हो, किसी भी हिस्से में रहता हो, उसको पूरा हक है, पूरा राइट है कि वो अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी जो उसकी संस्कृति है उसको, उसकी रक्षा करे, उसको अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है पूरा। सरकारी नागरिक राज्य के वित्तीय सहायता, यानी कि अगर कोई अपनी किसी धर्म से रिलेटेड किसी भी तरह का फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहता है तो उसको भी सरकार प्रोवाइड करेगी, बिना किसी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी भेदभाव को नहीं करेगी, सबको समान मानेगी। ये दो अनुच्छेद धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शैक्षिक हितों की रक्षा करते हैं। यानी कि देखिए वही बात है, जो अल्पसंख्यक होते हैं यानी कि जो कम संख्या में लोग होते हैं, ठीक है, उनको इतना कोई नहीं जानता, कोई इतना नहीं मान्यता देता
क्योंकि वो बहुत ही कम संख्या में होते हैं, इतनी ज़्यादा आबादी में नहीं होते हैं, तो उनकी जो संस्कृति होती है और जो शैक्षिक मान्यताएं होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप आदिवासियों में जाएंगे तो उनकी जो उनका कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ही ज़्यादा तो नहीं बट हाँ डिफरेंस है हम लोगों से। उनकी शैक्षिक चीज़ें हैं वो अलग है। तो ये अधिकार यही चीज़ हमें हक देता है कि जो उनकी भाषाएं हैं, ठीक है, उनकी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं लुप्त ना हो जाए, कहीं ना कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो संभाल के रखें। मतलब संभालने का मतलब है उसका यूज़ करे, उसको छुपाए ना, उसको ख़त्म ना करे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो यूज़ नहीं करेंगे तो क्या है, वो ख़त्म हो जाएगी, लुप्त हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो इसलिए सभी को अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपनी संस्कृति को अच्छे से सेलिब्रेट करने का, जो भी उनकी मान्यता है उनको बताने का, उनको प्रचार करने का पूरा पूरा हक होता है। अब लास्ट वन जो कि हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। अब हम बात कर लेते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं। तो अभी हमने जितने भी ऊपर 5 अधिकार पढ़े हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, और जो हमारा अभी हमने पढ़ा था संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, ये जो पांचों अधिकार है ना हमारे, उसकी रक्षा ये करता है, ठीक है। मान लो आपकी इन पांचों में से किसी भी तरह का आपके साथ कोई गलत हुआ है, ठीक है, आपका किसी ने गलत तरीके से आपके अधिकारों को यूज़ किया है, ठीक है, आपको कोई रोक रहा है, जैसे कि आपका समानता का अधिकार है, ठीक है, आपको समान नज़रों से नहीं देख रहा है, या फिर आपका किसी तरह से शोषण हो रहा है, इस अधिकार को जो भी नहीं मानता है, आपके अधिकारों को गलत मानता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत अपना जो हाई कोर्ट होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, वहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हो, कानूनी तरीके से आप लड़ सकते हो। फिर आपका जिसने भी आपकी वो हीन भावना रखी थी, ठीक है, जो भी मतलब यही मान लेने के बात यह है कि ये आपका पूरी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार होता है। अगर इन पांचों अधिकारों में से कोई भी आपकी किसी भी अधिकार का हनन करता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके, कार्रवाई के अकॉर्डिंग फिर आपकी। अब हम समझते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से आप क्या समझते हैं। देखिए क्या है, ये जो दिखा रहा है ये एक न्याय का साइन है, ठीक है, ये न्याय का साइन है, यानी कि क्वालिटी का साइन है, ठीक है। अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव होता है, या आपके अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है, या आपके अधिकारों को कोई दबाता है, आपके राइट्स कोई दबाता है, ठीक है, आपको आपके राइट्स नहीं मिलने दे रहा है। और देखिए ये जो अधिकार होते हैं ना हमारे, जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे जन्म से मिलते हैं, ये हमारे जन्म से हमें मिल जाते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति पैदा होता है, जो भी मानव इस धरती पर जन्म लेता है, वो फ्रीडमली जन्म लेता है इस धरती पर, ठीक है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती है, वो एकदम फ्रीडमली जन्म लेता है। तो इस वजह से ये जो हमारे मौलिक अधिकार है वो उसको जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, आर्टिकल 32, ठीक है, ये आर्टिकल 32 के तहत आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें हम बात करते हैं, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स दैट सिटीजन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट or high court to enforce the right. The constitution empowers these courts to declare these actions of the executive illegal which are against the rights. संवैधानिक उपचारों के अधिकार से तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। यानी कि कोई मान लो कोई नागरिक है, ठीक है, कोई उसके अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके अधिकारों को उससे छीन रहा है, मतलब उसको फ्रीडम नहीं दी जा रही है, ठीक है, उसको समान नहीं समझा जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है, या फिर उसे कोई संस्कृति वाली से रिलेटेड उसकी कोई चीज़ है वो उसको नहीं बनाने दे रहा है। तो ये क्या हमसे हमारे अधिकार तो छीन रहा है ना एक तरीके से। तो वो ये वाला अधिकार लगा के संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत वो सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट में जाके अपने अधिकारों को लागू करा सकता है। इन न्यायालयों को संविधानीय अधिकार प्राप्त करता है कि कार्यपालिका के उन कार्यों को अवैधिक घोषित करे जो अधिकारों का विरुद्ध हो। हाँ, यानी कि ये जो अधिकार है हमें ये
यह अधिकार प्राप्त करता है कि जो संविधान के तहत जो कार्यपालिका के उन कार्यों को अवैध घोषित करता है, यानी कि ये जो हमारे संविधान के अधिकार है ना, ये जो हमें मिले हुए हैं, इनको कोई अवैध यानी कि कोई गलत घोषित करता है, ठीक है, या हनन करता है हमारे अधिकारों को, तो उसको गलत करने, उसके खिलाफ, विरुद्ध, उसके अगेंस्ट खड़ा होने के लिए हमें पूरे अधिकार देता है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत होती है एक वीडियो बनाने में, और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको ये अपने फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से समझा सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।